पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इससे पहले हमारे पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला है। एक सिंगल पॉइंट, एक सोर्स चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनता है, ये फार्मूला हम जान रहे हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि डाइपोल की वजह से किसी लोकेशन पर कितना पोटेंशियल बनता है। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अलग अलग लोकेशन पर, उन पोजीशंस के क्या क्या नाम थे। एक था एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एट एनी जनरल लोकेशन। ठीक है, तो उन्हीं लोकेशंस पर हम लोग पोटेंशियल्स भी निकालते हैं। तो चलिए पहला लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल। पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, ओके, ये हमारा एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और आप जानते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L। उसको हम L लिख देते हैं, L, दिस इज 2L एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट P। ये होती है डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट, 2QL। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके, पहला हम पोजीशन ले रहे हैं एक्सियल। एक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं, इस एक्सिस को, ये। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा M, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस डाइपोल से, जिस लोकेशन पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पोजीशन को पहले आप डिफाइन करोगे कि वो कहाँ पर है, उसका पोजीशन, उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो डाइपोल से जब भी डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। हमेशा सेंटर से डिस्टेंस को मेज़र करना है। लेट दिस डिस्टेंस बी r। ठीक है, समझ गए। और ये शब्द अब आप लिख सकते हो कि पॉइंट M कहाँ है। M इज ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, M is a point at distance r from dipole. M is a point at a distance r from dipole on axial line. This is the description about M. ठीक, ओके। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R। याद है ना फॉर्मूला, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे दो पॉइंट चार्ज दिखते हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ चार्ज, दो पॉइंट चार्ज का। एक दिखता है प्लस Q, तो प्लस Q की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। माइनस Q की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ बन रहा होगा वो हम निकाल लेंगे। लेकिन हमको वो डिस्टेंस भी चाहिए होता है चार्ज से लेके लोकेशन तक का। तो हमको ना, जब हम इस प्लस Q की वजह से निकालेंगे तो डिस्टेंस हमको ये चाहिए होगा। और ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ कितना है R, ये कितना है L। तो इस R में से ये L हटा दो तो ये बचा, कितना बचा ये, दिस इज R माइनस L। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का हुआ, प्लस Q चार्ज से उस लोकेशन का जहाँ पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली यहाँ से भी आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, माइनस Q से M तक का, R प्लस L। दिस इज R, दिस इज L, सो दिस डिस्टेंस इज R प्लस L। ठीक है, आ रहा है, समझिए। अब हम बारी बारी से निकालते हैं, एक बार पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q और एक बार पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, वही कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हुई सोर्स चार्ज प्लस Q। सो दिस इज प्लस Q अपॉन डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस, R माइनस L। So this is distance R minus L. Potential due to minus Q, हाँ, माइनस Q की वजह से माइनस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माइनस Q अपॉन ये वाला R प्लस L। What is the net potential? Potential at point M और potential at distance R from dipole. So net potential at distance R और स्मॉल r जो भी लिखो और M लिख दो, पॉइंट कुछ भी। क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ऐड कर दीजिए, बताइए नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V ड्यू टू प्लस क्यू, ये सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है, मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज रिटन एज Q, और यहाँ क्या बचेगा, पहले हम प्लस वाला लिख रहे हैं 1/r माइनस एल, समझ आ रहा है ये, फिर इसका माइनस, ठीक है, 1/r प्लस एल। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे डिवाइड करोगे r माइनस एल कट जाएगा, r प्लस एल बचेगा, r प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय 1, r प्लस एल माइनस ये कट जाएगा, r प्लस एल, r माइनस एल बचा मल्टीप्लाइड बाय 1, r माइनस एल माइनस माइनस प्लस, r प्लस एल, समझ आया। जब एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो और सामने माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस था, ठीक है, आया ये समझ में। तो ये कितना हो गया, r प्लस एल, यहाँ से r कैंसिल हो गया, l प्लस एल कितना हो गया 2l, एंड दिस इज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हियर इट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नेट पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, व्हाट इज 2ql, तो इसको हम p लिख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू एट डिस्टेंस r। ये हमारा मेन फार्मूला बना पोटेंशियल के लिए। अगर थोड़े से अप्रॉक्सीमेशन में चलते हैं तो हम ये बोलेंगे, देखिए डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये वाली लेंथ बहुत छोटी होगी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस r बहुत बड़ा हो गया, डाइपोल का अपना लेंथ बहुत छोटा हो गया l, तो इस l को इस r के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखिए, इफ r इज मच लार्जर देन l, तो l कैन बी निग्लेक्टेड, l छोड़ दीजिए, देयरफॉर पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ओनली p अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर रिमेंबर, और उसमें क्या आता था पोटेंशियल एट ए पॉइंट में, ओनली 1/r, समझ आया। ये हमारा मेन फार्मूला बना, किस लोकेशन पर, एक्सियल लोकेशन पर, ठीक है। अब थोड़ा मुझे इसमें ये बताइए कि हमने एक सिंगल पॉइंट की वजह से पोटेंशियल बनाया है r डिस्टेंस पर, कितना आता है वो KQ/r, हमने डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर सेम पोटेंशियल बनाया r डिस्टेंस पर, कितना आता है डाइपोल की वजह से, कितना KP/r स्क्वायर, ठीक है। तो आप r को देखिए, पॉइंट वाले में, पॉइंट चार्ज वाले में r कितना आता है, r1 1/r ओनली, और डाइपोल में क्या आता है 1/r स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जल्दी डिप्लीट होता है, वेरी गुड, ठीक है। अगर देखिए सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर हमने कुछ पोटेंशियल निकाला, कुछ आया r डिस्टेंस पर, आया कुछ, चलो कुछ आया होगा, यहाँ पे हमने डाइपोल रखा, सेम r डिस्टेंस दूर डाइपोल से भी कुछ पोटेंशियल निकाला हमने, कुछ आया होगा इसका भी पोटेंशियल, ठीक। अब मैंने ये वाले डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया, कितने गुना, पॉइंट चार्ज भी था, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे आया था, इस डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम कर दिया। तो जब मैं पोटेंशियल को 3 टाइम करूँगा, डिस्टेंस को 3 टाइम करूँगा, तो पोटेंशियल का क्या होगा, डिस्टेंस और पोटेंशियल इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, ये दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू r 1/r, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, दिस इज 1/r स्क्वायर। ये दिख रहा है, पॉइंट चार्ज में सिर्फ ये r1 होता है नीचे पावर, ये r स्क्वायर होता है, सिर्फ इसी को देखिए, बाकी ओवरऑल क्वांटिटी छोड़िए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक पॉइंट है, पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर हमने पोटेंशियल निकाला, अगर मैं इस डिस्टेंस को 3 टाइम कर दूं तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा होने से, डिस्टेंस ज़्यादा होने से पोटेंशियल का क्या होगा, डिक्रीज, यहाँ भी डिस्टेंस ज़्यादा होने से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो रिमेंबर वन थिंग कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज होगा,
डिस्टेंस छोटा होगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट चार्ज के द्वारा बनाए हुए पोटेंशियल को अगर 3 टाइम डिस्टेंस दूर जाके नापूं, वहाँ नापूं, डिस्टेंस को 3 टाइम कर दूं, तो उसके पोटेंशियल का क्या होगा। अगर मैंने R को 3 टाइम किया है तो ये भी कितने टाइम डिप्लीट होगा, 3 टाइम्स। लेकिन डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनता है R डिस्टेंस दूर, और इस डिस्टेंस को अगर मैं 3 टाइम कर दूं तो इसका पोटेंशियल कितने गुना कम हो जाता है। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 टाइम्स ये डिप्लीट हो जाता है। ये तो सिर्फ पॉइंट वाला 3 गुना डिस्टेंस करने से कितने गुना डिप्लीट हुआ पोटेंशियल, सिर्फ 3 गुना। इसको 3 टाइम बनाइए, ये भी 3 टाइम, क्योंकि इसका पावर 1 है, ये 3 होगा तो ये भी 3 टाइम्स जाएगा। समझ रहे हैं, एक क्वांटिटी ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दोनों ऊपर ऊपर होते तो क्या होता, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। यानी ये बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। एक बढ़ता है एक घटता है इन्वर्सली में। समझ आया, ये आया, ओके। तो अगर मैं डाइपोल वाले डिस्टेंस को 3 टाइम कर दूं तो इसका पोटेंशियल कितने गुना कम हो जाता है, 9 गुना। और पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाले डिस्टेंस या पोटेंशियल को 3 टाइम डिस्टेंस करके मेज़र करूं, उसका पोटेंशियल कितने गुना डिक्रीज होता है, सिर्फ 3 गुना। तो कौन ज़्यादा डिप्लीट हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल का पोटेंशियल बहुत लिमिटेड एरिया के लिए रहता है, थोड़े से डिस्टेंस के लिए। थोड़ा सा भी दूर जाओगे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से गिरता है। देखा आपने, डिस्टेंस को हमने सिर्फ 3 गुना किया, 9 गुना डिप्लीट हो गया पोटेंशियल। और पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं 3 गुना डिस्टेंस करता हूं तो पोटेंशियल सिर्फ 3 ही गुना कम होता है। तो जल्दी कौन कम हो रहा है, ये डाइपोल वाला। तो इसका पोटेंशियल बहुत लिमिटेड रेंज के लिए होता है और बहुत थोड़ा सा होता है। समझ रहे हैं, क्योंकि नीचे R स्क्वायर है, नीचे की क्वांटिटी बड़ी हो गई तो ये छोटा हो जाएगा। ये सिर्फ R है, छोटा है, तो ये क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहेगी, ये याद रहेगा। तो डाइपोल वाला पोटेंशियल कैसा रहता है, कम, और सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। ये क्लियर। चलिए दूसरा पोजीशन हम लोग लेते हैं, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ जी, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए, एक हमने यहाँ पे डाइपोल बनाया, दिस इज डाइपोल, दिस इज -q एंड दिस इज +q, ठीक है। दिस इज द सेंटर, दिस इज L, दिस इज L। इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ पर होता है, इस लाइन का बाइसेक्टर जो होता है वही इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये दिस लाइन इज इक्वेटोरियल पोजीशन लाइन, ठीक है। इसमें किसी भी जगह पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया M, यहीं पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले इस M को डिफाइन करोगे आप, कैसे डिफाइन करोगे, M इज ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ए डाइपोल, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होता है, डाइपोल के सेंटर से। सो दिस इज द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, R। अब यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो नियम हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमको एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आता है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ बनने वाला पोटेंशियल कितना जो भी होगा, जब निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस लोगे, और जब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला लोगे। क्या आप मुझे दोनों डिस्टेंस बता सकते हैं कितना आएगा? देखिए, दिस मेक्स परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, दिस इज L, दिस इज R, परपेंडिकुलर बेस, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कितना आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 1/2 रूट में, ठीक है। ये आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, आ रहा है? ये सबके साथ में यस बोल दे रही है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए हो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाए हो ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर आप ट्रांसफर मारोगे, हमको तो सिर्फ ये चाहिए ना, इसका स्क्वायर जब उधर भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट को लिखते हैं पावर 1/2, समझ गए। तो ये क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर हाफ। और ये भी वही है R L, तो ये भी कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस सेम आता है। और ये हमको ऑब्वियस सी अंडरस्टूड सी बात है,
आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो कि किसी भी लाइन का लाइन बाइसेक्टर बनाइए। क्या बनाइए? लाइन बाइसेक्टर का हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट उस लाइन में आएंगे, उसका हर पॉइंट इस बिछी हुई लाइन के दोनों एंड से बराबर डिस्टेंस पर होता है, सेम डिस्टेंस पर। इसका हर पॉइंट इन दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पर होगा, कहीं पर भी बनाएंगे। ये लाइन बाइसेक्टर की ब्यूटी है। ठीक है, ओके। हमको तो अब पोटेंशियल निकालना है, तो चलिए बताइए। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू लिख दें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस के क्यू, हाँ, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। हो गया ये? के समझ रहे हो ना? मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? नेट वी एट डिस्टेंस आर कितना आएगा? वी ड्यू टू क्यू प्लस क्यू और प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू। दिस एंड दिस बोथ हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। और दोनों कैंसल होकर के क्या देंगे? 0। ठीक है, तो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, किसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे? डाइपोल के। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज 2 चार्ज का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हों और पोटेंशियल कहीं 0 हो जाए? आंसर है यस। वो सिस्टम ऑफ चार्ज कौन सा होना चाहिए? डाइपोल। और उसके इक्वेटोरियल लाइन पर हर जगह पोटेंशियल कैसा रहता है? 0 रहता है। ठीक है, याद रहेगा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हो और कहीं पोटेंशियल 0 हो जाए, कैसा हो सकता है? आंसर है यस। वो सिस्टम ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए? डाइपोल। और कहाँ पर उसके पोटेंशियल 0 होगा? इक्वेटोरियल लाइन पर। हर जगह ना, याद रखिए, यहीं बस नहीं, इसमें जितने पॉइंट आएंगे इस लाइन में, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, इस पूरी लाइन में पोटेंशियल कैसा रहता है? 0 रहता है। याद रहेगा? हाँ, इस लाइन से आप ऐसे हट गए, ऐसे हट गए, इधर हट गए, उधर हट गए, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिल जाएगा, लेकिन इस लाइन पे पोटेंशियल नहीं मिलता। समझ गए ये? तो इसका फॉर्मूला क्या बना जी? 0 बना। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब एक थर्ड वाला ले लेते हैं, एट एनी जनरल पॉइंट पर। ये मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट करें इसको। थर्ड ले रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट और जनरल लोकेशन। यहाँ पे हमने ये डाइपोल लिया, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, दिस इज एल, दिस इज एल, और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, अब ये वाला पोजीशन क्या हो जाता है? इक्वेटोरियल। ये वाला क्या हो जाता है? इसके अलावा कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, दिस इज पॉइंट एम। यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि हमारे पास सोर्स चार्ज का फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज का, तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे अभी हम लगा रहे थे दोनों में, वैसे निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस कितना? ठीक है, और जब मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। अब आपको दिख ही रहा है कि दोनों डिस्टेंस कैसे हैं। अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये थोड़ा सा हम इसको, हाँ, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा हमको जब हम इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, और जब इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो फिर हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। ये आ रहा है समझिए? ये डिस्टेंस, ये, और दोनों डिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, बराबर हैं क्या? हैं बराबर? नहीं है, तो हमको दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझे? अच्छा, सबसे पहले तो इस पॉइंट M को आप लोकेट कीजिए। ये कहाँ है? पॉइंट M का लोकेशन कैसे बताएंगे? पॉइंट M कोई जनरल लोकेशन पर है, जनरल पॉइंट पर है, और डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर होगा। वो डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? सेंटर से। सेंटर ये है, तो इसका डिस्टेंस ये ले लेते हैं हम सेंटर से, ये। दिस इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ होता तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन बोल देता, यहाँ होता तो एक्सियल पोजीशन बोल देता, और कहीं है तो वो कहीं बताना पड़ेगा ना कहाँ पर है। तो उसको बताने का तरीका क्या है? एंगल बताइए। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। और ये वाली डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है?
डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट के साथ हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर होता है किसी लोकेशन के पोजीशन को दिखाने के लिए, ये कुछ एंगल बनाता है डाइपोल मोमेंट के साथ। लेट दिस एंगल बी थीटा, समझे? हाँ, ये थीटा एंगल है। और अब हम काम शुरू करेंगे, ठीक? चलिए, तो सबसे पहले m को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज m? m is a point at distance r. m is a point at distance r such that पोजीशन वेक्टर r के ऊपर अगर वेक्टर लगा दिया तो उसको क्या पढ़ना है? पोजीशन वेक्टर r makes एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट p। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है ये पोजीशन वेक्टर r। m आपको पता चल जाएगा, ये ठीक है ना? मैंने आपको बोला 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है। r भी बता दिया, एट डिस्टेंस r, ये वाला डिस्टेंस। और क्या बता दिया? 30 डिग्री के एंगल इससे। तो आप जब 30 डिग्री के एंगल पर 10 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो ये मिल जाएगा ना, ये इसका लोकेशन हो गया, ठीक है? ऐसे बताते हैं इसको। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये वाला डिस्टेंस चाहिए। इसको हम एक बार बना चुके हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे तो हमने वहाँ डाइपोल मोमेंट के क्या बना लिए थे? कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हमने बना लिया था अलोंग एक्सियल। किसके एक्सियल? ये पॉइंट उसके एक्सिस पर फंसना चाहिए, तो वो एक्सियल पोजीशन हो गया था। अभी हम एक्सियल का निकाल चुके हैं पोटेंशियल, तो हम वैसा कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के 2 टुकड़े कर लें, कंपोनेंट बना लें। एक टुकड़ा किधर बनाएं? ऐसी डायरेक्शन में बनाएं कि उस टुकड़े के एक्सिस पर ये फंसना चाहिए एम पॉइंट, एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। दूसरा टुकड़ा हम ऐसे बनाएं, ऐसे कि इसके इक्वेटर पर वो पॉइंट फंसना चाहिए। दिख रहा है इक्वेटर पर? ये अगर डाइपोल हो दूसरा कंपोनेंट तो ये इक्वेटर ही होगी ना, बीचों बीच जाने वाली, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर फंसेगा, उसका फॉर्मूला चिपका देंगे। ऐसे एक बार आप कर चुके हैं, वो टेक्निक आपको आती है। मैं इसको दूसरे टेक्निक से आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा ईजी लगेगा आपको, ठीक है? और उसको भी आप इस टेक्निक से बना सकते हो। देखिए, हमारा अल्टीमेट टारगेट है ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये वाला डिस्टेंस निकालना, ठीक? डिस्टेंस निकालने का सबसे ईजी तरीका है, देखिए, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि ये 2 लाइन है, ठीक है? क्या है? इन दोनों लाइन में डिफरेंस बताओ कितने का है, ठीक है? तो डिफरेंस निकालने का तरीका ये है, मेक ए परपेंडिकुलर। छोटे वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पे क्या खींचना है? परपेंडिकुलर। जितना ये बच गया लाइन, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द 2 लाइन। बस, समझ आया या नहीं आया? आया? यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर। अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए तो ये दोनों एंगल कैसे कैसे हो जाएंगे? 90 के। ऑलमोस्ट बहुत छोटा होते होते 0 के बराबर हो जाए। देखो ये क्या है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? और अगर तीनों में से एक एंगल 0 ही हो जाए तो फिर 2 को मिलकर कितना बनाना पड़ेगा? 90 होंगे तभी 180 बनेगा। तो ये बहुत छोटा हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाते हैं? 90। इफ 2 एंगल्स आर सेम देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो सेम। आइसोसीलस बन जाता है ये, राइट आइसोसीलस। समझ में आया? तो ये दोनों साइड बराबर हो जाते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? ये वाले का, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? बोलिए, पक्का? हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जैसे आप परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, तो बाकी का कितना बचा? 4 बचा। ये डिफरेंस आ गया, ठीक? समझिएगा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, ये वाली लाइन पर। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाली लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन, इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर। डिफरेंस सिर्फ कितना रहेगा इन दोनों में? ये वाला, ठीक है? अब इसको देखो हम कैसे बना रहे हैं ना। इस लाइन की लंबाई किसके बराबर होगी? इसके बराबर। अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो ये भी उतना ही होगा ना। आया ये चीज़ समझ के नहीं आया? आया? ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए, यही डिस्टेंस इसका भी डिस्टेंस होगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा है तो इसकी लंबाई किसके बराबर? इसके बराबर। तो ये पता चल जाए इतना लंबाई क्या है, तो ये भी उतना ही होगा।
तो ये वाली लंबाई देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना है r, सेंटर से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं r में से इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। आया समझ? बोलिए। दिस इज डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम है l, ये दिस इज l, दिस इज l है, और l के साथ l देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट या लेंथ l, और ये इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं इस l के दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट क्या, जिधर ये l थीटा बना रहा है थीटा वाला, उधर एक कंपोनेंट बना लेते हैं। कितना बनेगा कंपोनेंट एंगल वाले के साथ? हाँ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है ये क्या कहलाएगा, l cos थीटा। आया समझ में? यहाँ तक थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इसको, l cos थीटा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि आप जब ऐसे वेक्टर बनाओगे तो जितनी लंबाई इसकी होगी यहीं से परपेंडिकुलर खींचोगे, इतना ही लंबा आएगा कंपोनेंट। समझे? ओके, सो दिस इज l cos थीटा। और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमको ये वाली लाइन भी चाहिए, तो यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, ठीक। और ये जो r वाली डिस्टेंस थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ऐसे, तो इस एक्सटेंडेड r पर ये परपेंडिकुलर यहाँ से खींचे तो इसकी लंबाई किसके बराबर हो गई, इसके बराबर। समझे कि नहीं समझे? ये l cos थीटा कैसे आया मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर आप कंपोनेंट नहीं बनाना चाहते तो इसको दूसरे तरीके से समझिए, ट्रिग्नोमेट्री से समझिए, ठीक है। हाँ देखो ना कैसे इसको समझना है। ये एंगल थीटा है और अगर ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 के सामने वाली ये साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस। जिस एंगल के बारे में बात होता है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब मुझे कौन सी साइड चाहिए, देखिए मुझे ये चाहिए, ये तो तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। और मुझे ये मालूम है ये लंबाई कितनी है, l, तो ये मालूम है, ये निकालना है। तो बताओ बेस और कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस क्या रिलेशन बना, इसको x मान लो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान लिया मैं, x, तो x अपॉन l कितना आया बताओ। इस रेशियो को क्या बोलना है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, cos थीटा। हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये बेस ये हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज cos थीटा। तो व्हाट इज बेस, l cos थीटा। तो इसको क्या लिख दूं मैं, l cos थीटा। बोलो आया ये समझ? ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से और कंपोनेंट से भी वो आ जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको समझिए। दिस इज l cos थीटा, समझ गए? ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, और मुझे ये चाहिए क्योंकि यहाँ तक तो मैं जान रहा हूँ r है। अगर इतना और हो जाए तो ये वाली लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। समझ गए? क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचा मैंने, तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये कितना, दिस इज अगेन बेस, समझ आ रहा है। 90 के सामने ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस l है, गिवन है, ये बेस निकालना है। तो बेस अपॉन l क्या होगा, cos थीटा, और बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l cos थीटा। सेम वही चीज, बेस अपॉन l इज cos थीटा, बेस x अपॉन l इज इक्वल टू cos थीटा। समझ आया? तो x इज इक्वल टू क्या, l उधर चला जाएगा, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, l cos थीटा। अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r, और ये इतना और क्या बढ़ गया, l cos थीटा। टोटल कितना हो गया ये, r प्लस l cos थीटा। तो इसकी लंबाई कितनी बन गई, बोलो आया ये समझ? और जरा इसकी लंबाई बता दो। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, r, यहाँ से सेंटर तक क्या है, r, और इसकी लंबाई सिर्फ कितनी है, इतनी बड़ी। तो इस r में से ये हटा देते हैं, l cos थीटा। तो ये कितना बना, r माइनस l cos थीटा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि नहीं समझे, पक्का। r माइनस l cos थीटा हो गया ये। चलिए अब डिस्टेंस जब हमको पता चल गए हैं तो हम अब आगे काम कर सकते हैं। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, शुरू हो जाइए। यहीं से लिखता हूं मैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। बताओ कितना, हाँ क्या होता है,
कूलम कांस्टेंट, दिस इज प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस प्लस क्यू वाला? r माइनस एल कॉस थीटा. हो गया ये? ओके. फिर बताइए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस के क्यू अपॉन दिस इज द डिस्टेंस r प्लस एल कॉस थीटा. ओके. व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? एट द टू, दोनों जोड़ देते हैं. पोटेंशियल एट डिस्टेंस r या पोटेंशियल एट पॉइंट m, दोनों को जोड़ेंगे. v ड्यू टू प्लस q, v ड्यू टू माइनस q, दोनों ऐड हो गया. हाँ जी बताइए प्लस q वाला. देखो दोनों में के क्यू, दोनों में के क्यू है, बाहर निकाल लूँ. k क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट. उसको वैसे लिखो चाहे k लिखो शॉर्टकट में. तो हम क्या कर रहे हैं, के क्यू दोनों में है, बाहर निकाल ले रहे हैं. तो हमको के क्यू बाहर मिल गया. ये है q/4 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ओके. यहाँ क्या बचा? पहले प्लस वाले को लिखना है. ये दिस इज 1/r माइनस एल कॉस थीटा, ये माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, ये होगा. हाँ जी. जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? हाँ, दिस इज a माइनस बी. इस पूरे को b इमेजिन करो, क्योंकि यही चीज़ यहाँ भी है और यही चीज़ यहाँ भी है. a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा ही b है. सो दिस इज l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके. एलसीएम लेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस. अब ये डिवाइड किए, कट गया, ये बचा, ये यहाँ आएगा. लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये क्या हो जाएगा? प्लस r प्लस एल कॉस थीटा. r तो कैंसिल हो गया. एल कॉस थीटा जुड़ के कितना हो जाएगा? दिस इज 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये बना. ये हमारा पोटेंशियल आया r डिस्टेंस पर. ये बेसिक फॉर्मूला है. अब हम क्या कर सकते हैं? देखो q है, 2l है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? k 2l को p लिख सकता हूँ. 2ql है वो, उसको p लिख लेंगे. ये समझे? बोलो. ये दिस इज 2ql. डाइपोल मूवमेंट होता है 2ql, उसको हम डाइपोल मूवमेंट लिख लेते हैं. मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ. vr इज इक्वल टू, दिस इज k, डाइपोल मूवमेंट को तो p लिख लिए, और साथ में क्या है? कॉस थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. गो विथ अप्रॉक्सीमेशन. व्हेन दिस डिस्टेंस इज सो लार्जर देन दिस लेंथ ऑफ डाइपोल, तो आप l को क्या कर सकते हैं? तो l के साथ ये भी निगलेक्ट हो जाएगा पूरा. ठीक है. तो l निगलेक्ट हो गया. इफ r इज मच लार्जर देन l कैन बी निगलेक्टेड. देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट m इज इक्वल टू कितना? k, एंड दिस इज p कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ओनली r स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. और बढ़िया से लिखना है तो k की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू. दिस इज p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर. ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया, जनरल एक्सप्रेशन. ठीक है. अगर ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल फार्मूला है, तो ये दोनों फार्मूलों को डिफाइन भी करता होगा, उसको एक्सप्रेस करता होगा, सेटिस्फाइड करता होगा. ठीक है. एक्सियल पोजीशन के लिए इस पॉइंट को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ एक्सिस में. तो फिर ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, अगर ये पॉइंट m ये वाली एक्सिस में आ जाए तो ये पोजीशन वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऐसा. तो फिर पोजीशन वेक्टर और p के बीच का एंगल कितना हो गया? 0. दिख रहा है ना अभी? ये पोजीशन वेक्टर और ये p, इसके बीच कुछ एंगल है. अगर ये पॉइंट m यहाँ आ जाए इस एक्सियल लाइन पर, यहाँ पर, तो ये पोजीशन वेक्टर भी m का कहाँ चला जाएगा? ऐसे. तो फिर ये p और ये r दोनों का एंगल कितना हो गया? 0. पुट कीजिए. cos 0 1 होता है. तो फिर ये क्या बनेगा? सिर्फ p अपॉन r स्क्वायर. देखिए एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन पर होता तो ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन होता, ये m कहाँ आ जाता? यहाँ. तो ये पोजीशन वेक्टर भी उठ के यहाँ आ जाता है ऐसे. तो एंगल कितना हो जाता? 90 डिग्री डाइपोल मोमेंट के साथ. पुट कीजिए cos 90 0. तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा. इसलिए इक्विटोरियल पर ये 0 आता है. मतलब ये दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड करता है. इसलिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? जनरल फॉर्मूला. दिस इज ए जनरल फॉर्मूला.
ठीक, याद रखेंगे इसको आप। और इसको बनाए कैसे कैसे, डिस्टेंस कैसे निकाले, समझ में आया। बिना P को रिजॉल्व करे भी आप इसको बना सकते हो, L को रिजॉल्व करे, P को रिजॉल्व करे, इसको आप बना सकते हैं। तो ये हो गया, ओके, ये नोट करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलेंगे, जैसे सपोज दिस इज ए चार्ज, ये एक चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर इमेजिन किया, ऐसे बढ़िया सुंदर सा स्फीयर ना, सपोज दिस इज ए स्फीयर, ठीक है। अगर ये स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में अगर हम एक सोर्स चार्ज रख दें, पॉजिटिव चार्ज, तो आप सब जान रहे हो कि यहाँ से स्फीयर तक का डिस्टेंस क्या होगा, r। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा तो ये पोटेंशियल कितना आएगा, आएगा। अगर मैं इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा कितना आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा, यहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा, यानी पूरे सरफेस पर कहीं पर भी पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल कैसा आता है, सेम आता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल, सेम सरफेस वाला पोटेंशियल। ये कोई रियल बॉडी भी हो सकती है, रियल सरफेस भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि रियल ही हो, समझ आया। सो दिस टाइप ऑफ सरफेस वी विल कॉल इट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, नोट कर लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface on which equipotential surface is a surface at every point, on which the potential is same. This is a surface at every point on which potential is same. That's why this surface is known as equipotential surface. ये समझ में आया, पक्का? Okay, so this is equipotential surface. अच्छा, इसमें यहाँ पे देखिए अगर मैं एक से ज़्यादा पोटेंशियल्स बनाता हूँ, ठीक, सपोज देखिए यहाँ पर एक सोर्स चार्ज मैंने रखा, ये दिस इज सोर्स चार्ज Q, इसके चारों तरफ हमने ऐसा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही माना जाएगा, समझ में आया ये, ठीक है। सपोज इसका पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल है सपोज 300, कितना, हर जगह कितना है पोटेंशियल, हाँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम, ज़ीरो नहीं होगा, पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, और जो होगा वो सेम होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, याद रहेगा। ओके, तो सपोज करो कि हमने ये सरफेस बनाई इस चार्ज के चारों तरफ, और इस सरफेस का पोटेंशियल हर लोकेशन पर कितना है, 300। एक और सरफेस मैं लेके आता हूँ और उस सरफेस को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सेम सेंटर मान के, थोड़ा रेडियस बड़ा करके ये वाली सरफेस हमने ऐसे ड्रॉ की। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो दूसरी सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका पोटेंशियल कितना होगा, 300 से कम होगा, 300 से ज़्यादा होगा, कैसा होगा बताइए। इस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल होगा कि ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्यों कम होगा, बोलो, ऐसे क्यों देख रही हो, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कुछ तो बोलो। देखो ये है सोर्स चार्ज, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल आया, 300, और ये R2 डिस्टेंस है, R1 इतना, R2 इतना, डिस्टेंस छोटा बड़ा हो जाता है तो पोटेंशियल का क्या होता है, डिस्टेंस छोटा है तो पोटेंशियल
ज़्यादा, डिस्टेंस बड़ा हो गया तो पोटेंशियल कम हो जाता है। इसलिए इस सरफेस का पोटेंशियल इससे कैसा रहेगा, तो इसका पोटेंशियल हो गया 200 पूरी सरफेस पर, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी हर जगह क्या है r, इसलिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम। एक तीसरा मैं लेके आता हूँ, हाँ, इसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, और ज़्यादा कि और कम, और कम, इसका पोटेंशियल हो गया 100। समझ रहे हो, डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द सरफेस हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि उस सरफेस के लिए डिस्टेंस तो सेम है ना। भले मेरा फिगर इधर उधर दिखता हो, लेकिन आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि ये बिल्कुल सर्कुलर है, स्फेरिकल है, ठीक है। इधर उधर आड़ा चिपटा दिख रहा है तो आप उससे नाराज़ नहीं होंगे ना। बोर्ड में खड़े होकर बनाने से बड़ा दिक्कत तो समझ में नहीं आता है कि कैसे, इधर से लगता है ठीक बना रहा हूँ, उधर से जाके देखो तो अरे लगता है क्या बना दिया, ठीक है। हाँ, तो इसको आप समझेंगे खाली ये, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कैसा हो गया, कैसा हो गया, सेम हर सरफेस पर। यहाँ अगर 100 है तो इसके हर पॉइंट पर कैसा रहेगा, 100। यहाँ अगर 200 है तो हर पॉइंट पर, यहाँ 300 है तो हर पॉइंट पर 300 होगा। तो ये सारी सरफेसेस क्या मानी जाएंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ आया। अच्छा, इन सरफेसेस को थोड़ा सा देखिए। ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाली, इसके ऊपर दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये दोनों सरफेस कैसी दिख रही हैं, ऐसी यहाँ है, फिर यहाँ वही गैप, फिर यहाँ वही गैप, हर जगह यही गैप दोनों का मेंटेन रहता है। तो ऐसी सरफेस क्या कहलाती है, पैरेलल। किसी को भी देखो, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, जो गैप यहाँ है वही गैप यहाँ है, वही गैप यहाँ है, तो ये सरफेस कैसी सरफेस हो गई, पैरेलल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक से ज़्यादा बनी तो वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और एक से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा सरफेस हैं तो उसको क्या बोलना है, इक्विपोटेंशियल्स। और इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक से ज़्यादा सरफेस, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल्स। ठीक है, समझे ये, बोलो पक्का। हाँ जी। अब देखिए, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, सपोज ये, सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अंदर में कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा हर जगह वही पोटेंशियल होगा, सेम। अब ये है लोकेशन नंबर ए और ये है लोकेशन नंबर बी। मुझे ए से बी चल के आना है, मैं ऐसे चल के आता हूँ, ये दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई पाथ, ये ए से बी में आ गया, ठीक है। कैसे चले, समझ में आया। ए से बी हम ऐसे चल के आ गए, ये स्फीयर है, पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए। वर्क, एक चार्ज को अगर मुझे लेके आना है यहाँ से, एक चार्ज को मैं इस सरफेस से ऐसे मूव करा के लाना चाहता हूँ यहाँ तक, तो जब भी एक चार्ज पे वर्क करेंगे आप तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो हम यहाँ कितना वर्क करेंगे, देखिए, व्हाट इज वर्क, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। ये कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रहा है। मैं ए से बी आ रहा हूँ, ए से बी आ रहा हूँ, तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया। और ये वर्क कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी। आया समझ में ये, हाँ, दिस इज वर्क डन ए टू बी ऑन ए यूनिट चार्ज। तो ये कितना होगा, वर्क डन, बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमको पोटेंशियल मालूम है, हर पॉइंट का सेम है। तो वर्क और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल, दोनों लोकेशन का पोटेंशियल देखिए कैसा है, सेम। जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है। सो दिस इज वी, दिस इज वी, वी माइनस वी 0, तो ये कितना आ गया, 0। तो वर्क डन भी कितना हो गया, क्यू उधर चला गया 0। ये समझ आया। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को मूव कराएं तो हमको कितना वर्क करना पड़ता है, 0 वर्क, ठीक है। और ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि 0 वर्क होता है कहाँ कहाँ, नहीं 0 वर्क, 0 पोटेंशियल नहीं, नहीं। ओके,
कोई बात नहीं, देखिए ये पाथ में ऐसे आ रहा हूँ ना, वर्क कितना हुआ हमारा, 0 हुआ, ठीक है, ये हुआ। अगर मैं ऐसे आता तो वर्क कितना होता, 0। अगर मैं ऐसे आता तो वर्क कितना होता, 0 होता। क्यों? वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता तो कुछ ना कुछ तो निकलता ना। वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, कब, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ आया, समझ आया, नहीं आया? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वर्क डन कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां जो फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर? हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना, आप चाहे किसी भी रास्ते से घूम फिर के आइए, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल है, इसलिए यहाँ 0 आ रहा है। कहीं और कुछ भी वर्क आता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक चार्ज को लेके आ गए, हमने वर्क किया, कुछ किया होगा, उस वर्क का कैलकुलेशन कितना, आप चाहे इस रास्ते से आओ, आप चाहे इस रास्ते से आओ, कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रहेगा ये, ओके। तो इस केस में कितना वर्क होता है जी, बोलिए, 0। सो वर्क डन टू मूव ए चार्ज ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। ये समझे, बोलिए कि नहीं समझे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन किसको बोलते हैं, ये एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे चार्ज चलते रहते हैं कि खड़े रहते हैं। अच्छा, इसको मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए। देखिए, हमने नियम क्या बनाया है, चार्ज कहाँ से कहाँ मूव होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब भी मैं एक चार्ज को छोड़ूंगा तो वो कहाँ से कहाँ मूव होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ भाग जाएगा। अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, वो चार्ज किधर जाएगा, इस पूरी सरफेस में कौन सी जगह हायर पोटेंशियल है, कौन सी लोअर पोटेंशियल है, कोई है हायर लोअर, कि हर जगह पोटेंशियल कैसा है, सेम। हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो जब मैं किसी चार्ज को रखूंगा तो वो किधर जाएगा, कोई हायर नहीं है, कोई लोअर नहीं, तो वो चलेगा भी नहीं, वो खड़ा हो जाएगा। समझ आया? तो जब कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बोलिए, चार्ज मूव नहीं करते। जब भी कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तो वहाँ चार्ज मूव नहीं करता। इसी चीज़ को थोड़ा उल्टा करके बोलें, मेरे पास एक सरफेस है, उसको मैंने चार्ज दिया, चार्ज थोड़ा बहुत भागे वागे एक दूसरे को रिपल कर कुरा के फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और खड़े हो गए। जब सब पे नेट फोर्स 0 हो गया, अब मैं ये बॉडी ला के आपको दिखा रहा हूँ, देखो सारे चार्जेस रिपल्शन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, फैल गए हैं और पूरी सरफेस पर बिखरे हुए हैं, खड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। या पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बताइए, चार्ज चल रहा है कि खड़ा है? खड़ा है ना? चार्ज चल रहा है कि खड़ा है जी? खड़ा है। हर मेटल सरफेस में यही होता है, चार्ज देते हो, जितना उसको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, चार्ज हो जाता है। बोलिए, पक्का? अब चार्ज खड़ा हो गया, चल नहीं रहा, तो बताइए वो सरफेस कौन सी सरफेस होगी? किस सरफेस पर चार्ज नहीं चलता? इक्विपोटेंशियल। और हम कोई भी कंडक्टर लेके आते हैं, उसको कैसे भी करके चार्ज देते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद खड़े हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, है ना? क्यों नहीं चलते? या मैं पूछूं कब चलते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चलते हैं, और खड़े हो गए मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए तो नहीं चल रहे। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो चार्ज को चलना ही पड़ता। और हम देखते हैं मेटल की सरफेस पर जब भी चार्ज देते हैं उसको, थोड़ी देर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रिपल्शन फोर्स की वजह से, और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो फाइनली एक जगह खड़े हो जाते हैं, फिर वो नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता उस कंडक्टर में अलग अलग जगह पर, तो चार्ज को चलना ही पड़ता। और चार्ज अगर मेटल सरफेस पर नहीं चलता, इसका मतलब है उसकी पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। यानी हर मेटल, हर कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आया कि नहीं आया? आप देखते हो ना, कोई भी मटेरियल लेके आओ, मेटल, उसको चार्ज दो तो उसके चार्ज हमेशा चलते थोड़ी ना रहते हैं, नहीं तो वो करंट मारता। चलता हुआ चार्ज तो करंट बनाता है। आप किसी भी कंडक्टर को छूते हो तो वो करंट नहीं मारता, इसका मतलब इसमें चार्ज चलते रहते हैं कि खड़े रहते हैं। और चार्ज कब खड़े रहते हैं? जब उसके हर लोकेशन का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, सेम। यानी वो सरफेस कैसी सरफेस होती है? हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए गोल्डन लाइन में, एवरी मेटल और कंडक्टर
every metal or conductors are equipotential surface. हर मेटल, हर कंडक्टर क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसीलिए उसमें चार्जेस नहीं मूव होते. ये बात याद रहेगी आपको या नहीं रहेगी? रहेगी. दूसरी चीज देखिए, अगर मैं कितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. इसको भी नोट कीजिए, यहीं पे लिख देते हैं. ऑल शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. हाँ, अब यहां पे देखिए, इफ दिस इज ए सोर्स चार्ज and this is equipotential surface. ठीक है. if this is equipotential surface then this is radius. ये radius हुआ, ये surface हुआ. अगर ये radius है, ये equipotential surface है, what is the angle between the two? 90 डिग्री. तो radius और equipotential के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री. फिर से अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की. ऐसे ही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? रेडियली आउटवर्ड. रेडियस रेडियली आउटवर्ड. ठीक है. तो ये जो रेडियस है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर ऑलवेज मेक्स राइट एंगल टू ईच अदर. आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. नोट कीजिए. Electric field and equipotential surface are at right angle to each other. दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे पर? बोलिए. राइट एंगल 90 डिग्री दोनों एक दूसरे पर बनाते हैं. तो इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मुझे कोई सरफेस मालूम रहेगी तो वहां मैं क्या बना सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉर्मल बना दूंगा परपेंडिकुलर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी. और किसी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है तो वहाँ पे हम परपेंडिकुलर सरफेस बना देंगे. वो कौन सी सरफेस हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी. याद रहेगा ये. और ये पकड़ के हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ईपीएस ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. समझे आप कि नहीं समझे? ठीक.